नमस्कार दोस्तों। बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए ने एक योजना निकाली हुई है रामगंगा नगर योजना एंड ग्रेटर बरेली आवासीय योजना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रामगंगा नगर योजना सेक्टर 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 एंड ग्रेटर बरेली में सेक्टर 3 कैलाश इनक्लेव जो वो गेटेड सोसाइटी रहेगा और आपका सेक्टर 4 जो नॉन गेटेड रहेगा। तो इसमें इन्होंने पंजीकरण का स्टार्ट कर दिया। रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 20 मई तक चलेगा ये। और उन्होंने लॉटरी का जो डेट है वो भी अभी से डिसाइड कर दिया है, 23 मई है। ये अच्छा है इफ़ आई से एज़ कम्पेयर टू लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि लखनऊ एलडीए ने ऐसा कुछ भी डिटेल नहीं दिया हुआ है कि उनका लॉटरी डेट क्या है। बट बीडीए ने बहुत अच्छा कवर किया है ये यहाँ पे। 23 मई उन्होंने अभी से बता दिया है कि आपका जो रामगंगा नगर योजना सेक्टर 2 जो में जो ऑफिस है वहाँ पे ये 2 बजे से स्टार्ट होगा। तो ये अच्छी चीज़ है। और दूसरा चीज़ मैं कवर करना चाहता हूँ कि जो लोग लखनऊ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, मान के चलिए कि आप बरेली के निवासी हैं या बरेली के आसपास के गांव या सिटी के निवासी हैं और बरेली में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बरेली में कुछ योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्कशन हुआ था उसके बाद जो डिसीजन हुआ है। तो साइबर सिटी एंड एरियो सिटी, सो दो चीज़ों में बरेली में फोकस किया जाएगा, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। और बाकी का कंफर्मेशन हम इस बुकलेट में थ्रू आउट करते हैं। मैंने कंप्लीट बुकलेट डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल मिलेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो एच बैंक है ये इनका पार्टनर है और इनका ऑथराइज्ड पार्टनर है एच बैंक। तो आपको जितना भी अमाउंट पे करना होगा वो एच बैंक में करना होगा। सारा डिटेल मैं यहाँ पे बताऊँगा, अकाउंट आईडी, आईएफएससी कोड, एवरीथिंग मेंशन इन द बुकलेट। तो मैं वो कवर करूँगा यहाँ पे आपको। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये कुछ बीडीए की जो उपलब्धियां हैं उन्होंने वो डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं कुछ येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स को कवर करूंगा जो वहाँ के लोकलाइज और जो लेना चाहते हैं उनके लिए मेन पॉइंट रहेगा। आप गूगल पे भी फाइंड आउट कर सकते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी से सैटेलाइट तक क्या है, क्या क्या दूरी है, सैटेलाइट बस स्टैंड से एयरपोर्ट की क्या दूरी है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे आप यूनिवर्सिटी जो उमेश जी की यूनिवर्सिटी है, उमेश जी यहाँ के चांसलर हैं। और अभी करंट में बरेली के जो मेयर हैं वो भी उमेश जी हैं, उमेश उमेश गौतम जी। वो बीजेपी से रिलेट करते हैं, बीजेपी से कनेक्ट हैं वो। और यहाँ पे 6 लेन कवर हो रहा है सड़क। सेटेलाइट बस स्टैंड से आपका एयरपोर्ट तक जो है वो 6 लेन है। डेला पीर से एयरपोर्ट तक 6 लेन, बदायूं रोड से चौड़ीकरण हो रहा है। आपका जो राम जानकी मार्ग है और केके हॉस्पिटल से डेलापीर चौराहे तक 4 लेन है। और धर्म कांटा चौराहा जो है वहां से मूर्ति नर्सिंग होम तक आपका चौड़ीकरण का प्रस्ताव है। अच्छा, एक और चीज़ जो बीडीए ने मेंशन किया है कि अभी जो डिमांड है बरेली में वो बढ़ रही है, प्लॉट की डिमांड बढ़ रही है। तो ग्रेटर बरेली का ये जो योजना है वो भी ग्राउंड लेवल पे आ चुका है, डेवलपमेंट आ चुका है। और इसकी बहुत सारी योजनाएं आनी हैं तो वो धीरे धीरे वो बताएंगे, तो उधर भी वो फोकस कर रहे हैं। और एक जो काफ़ी सालों से समस्या थी रेनिंग सीजन में जल भराव का, आपके बंदाऊ वाले रोड पे, बंदाई वाले रोड पे, तो बंदाऊ वाले रोड पे आप देख सकते हो आपका जो नाले हैं उनका भी निर्माण किया जा रहा है। और प्राधिकरण का जो डेप्थ था, प्राधिकरण के ऊपर काफ़ी डेप्थ था अभी कुछ साल पहले तक। उन्होंने खुद ये मेंशन किया है। आप जब बीडीए की साइट पे जाओगे, उनका जो बीडीए का वेबसाइट है वहाँ पे जाओगे तो उन्होंने खुद ये मेंशन किया हुआ है। कुछ कटलेट उन्होंने वहाँ पे शो किए हुए हैं कि उनके ऊपर कितना डेप्थ था। एक अप्रॉक्स आइडिया 50 करोड़ का था, उन्होंने कंप्लीट पे आउट कर दिया है। तो अभी पूरी तरीके से वो डेप्ट फ्री है, आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, जब किसी प्राधिकरण डेवलप अथॉरिटी के पास कोई डेप्ट नहीं होता है, जब कोई कर्ज नहीं होता है, ऋण नहीं होता है, तो आप बोल सकते हो कि उनका जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है और जो लीगल इश्यूज हैं वो काफ़ी कुछ क्लियर हो चुके होंगे। इसी वजह से उनका ये सब कुछ क्लियर हुआ है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक रामायण वाटिका का बहुत चल रहा है बरेली में, एक जो मुझे भी न्यूज़ में दिखा है। तो आप रामायण वाटिका को भी रिफ़र कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं और अपडेट दिया हुआ है। तो आप कभी भी बरेली जाओगे तो इसको आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी।
और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके जो मुख्य आकर्षण हैं योजना के, आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली आपका लोकेशन जो है वो बरेली बीसलपुर मार्ग पे पड़ता है, और जो दिल्ली लखनऊ हाईवे है वहाँ के पास पड़ता है ये, और जो रेलवे स्टेशन से दूरी है वो आपका 20 मिनट का दूरी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे हमेशा कंसर्न रहता है काफ़ी सारे बिल्डर्स से, अथॉरिटी से, कि आप मिनट मत बताइए, आप किलोमीटर बताइए। क्योंकि कंसर्न्स क्या है कि हम कभी भी मिनट से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना डिस्टेंस होगा। 20 मिनट, कभी मान के चलिए कि 5 मिनट का 5 मिनट बोलते हो कि यार 2 किलोमीटर है, 5 मिनट में कवर हो जाएगा, बट वो 2 किलोमीटर कभी कभी आधे घंटे में कवर होता है। तो आप मिनट में मत जाइए, आप एग्जैक्टली गूगल पे फाइंड आउट करिए कि बरेली के रेलवे स्टेशन से आपका जो योजना है वो कितना किलोमीटर है, वो बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। कभी भी मिनट में मत जाइए। ये एक सेल्स पिचिंग होता है, बिल्डर का जो सेल्स पिचिंग होता है, एक इंटरेस्ट बनाने के लिए ऐसा हो, इसलिए वो मेंशन कर देते हैं मिनट में, बट उसको हमेशा आप कन्वर्ट करिए किलोमीटर में, वो बेटर रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। सैटेलाइट बस स्टेशन से उन्होंने 10 मिनट का दूरी बताया हुआ है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपके जो साइंस पार्क रहेंगे, एजुकेशन सेंटर रहेंगे, मेडिकल सेंटर्स रहेंगे, नर्सिंग होम, उनका भी वहाँ पे प्रावधान है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये तो रियलिटी में पता चलेगा जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, बट उन्होंने अभी ये कमिट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस बुकलेट कि साइंस पार्क और एजुकेशन सेंटर, नर्सिंग होम वहाँ पे प्रस्तावित हैं। और ये जो योजना है ये 650 एकड़ की है। अभी जो अब अपनी आनंद नगर योजना आई थी वो आई थिंक 730 के अराउंड है। तो आप देख सकते हो कई सारी योजनाएं गवर्नमेंट छोटे छोटे मिनी सिटीज़ में लेके आ रही है, तो ये अच्छी बात है। बरेली एयरपोर्ट से आपका जो डिस्टेंस है वो 15 मिनट का दूरी पे है, और आपका जो रोड है, जोनल रोड है, और 45 मीटर की और 30 मीटर्स की जोनल रोड रहेंगी वहाँ पे। और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, एरियो सिटी एंड साइबर सिटी, ये दो सिटीज़ का जो डेवलपमेंट है ये बरेली में फोकस किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो आईटी सिटी का जो प्रावधान है वो लखनऊ में है, ऐसा ही साइबर सिटी का और एरो सिटी का फोकस यूपी गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका बरेली में रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए भी सही है जिनको ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना है, या जिनको बरेली में इन्वेस्ट करना है, आप कर सकते हो। बहुत अच्छी सिटी है। अगर आपको लखनऊ में नहीं करना है बाय एनी रीज़न, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। आपका कॉस्ट भी मैं बोल सकता हूँ 15 से 20 लाख का डिफरेंस आ रहा है 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट से स्टार्ट होके। ओके, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। मैंने केवल येलो हाईलाइट्स पॉइंट ही कवर किए हैं क्योंकि वो मेन पॉइंट्स हैं। योजना का जो विवरण है जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका लखनऊ दिल्ली का जो बड़ा बाईपास है उसके पास पड़ेगा और बरेली बीसलपुर मार्ग पे पड़ेगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से गांव लिए गए हैं आपको वो भी जानकारी होनी चाहिए, किस गांव की ज़मीन थी और कितना ज़मीन उन्होंने लिया। आप देख सकते हो अहरोला, रामनगर जिसका पहले मोहनपुर नाम था, कतरी, वालीपुर, अहमदपुर, नवदिया, झादा, कचौली, इटौवा, वनीराम। तो यहाँ की ज़मीन 224 हेक्टेयर भूमि पर इन्होंने किसानों से खरीदी थी और वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट चालू किया हुआ है। अच्छा, पंजीकरण का जो अवधि है मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ कवर करूँगा कि ये जो बुकलेट है, जैसे कि एलडीए की जो बुकलेट थी 1100 रुपये की थी, नॉन रिफंडेबल, ऐसे ही इनका जो 590 है नॉन रिफंडेबल है। तो प्लीज़ आप इस पूरे बुकलेट को पहले अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, पूरे वीडियोज़ को अच्छे से रीड कर लीजिए और इसको अच्छे से सुन लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो आपके जो 590 रुपीज़ है वो भी आपके सेव हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये आप पूरा वीडियोस देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर जाके आप ये 590 का प्रोसेस करिए, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं है। ओके। अच्छा, पंजीकरण जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी जो है, ये सिमिलर टू एलडीए, जो भी एलडीए का था वो सिमिलर टू बीडीए एज वेल। मुझे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखा है, इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट कवर नहीं करूँगा। आप देख सकते हो सारे पॉइंट सिमिलर हैं। अच्छा, 3.1.4 टू 3.1.8, ये जो कैटेगरी है
इसका उन्होंने नीचे एक प्रावधान देखो यहाँ पे दिया हुआ है, येलो, मैंने येलो किया हुआ है, 3.4 पे येलो किया हुआ है, 3.1.4 से 3.1.8। आप फिर से ऊपर से देख लीजिएगा, HUF प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फर्म, सोसाइटीज़, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर ट्रस्ट। ओके, ये लोग अगर करते हैं आवेदन तो इनको सामान्य कैटेगरी में लिया जाएगा। सामान्य कैटेगरी में कोई कोटा नहीं है तो उसमें लिया जाएगा। तो ये प्लीज़ केयरफुली आप ये रीड करिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा अपना। अच्छा, चल आरक्षण पे चलते हैं, क्या क्या आरक्षण का कोटा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो अनुसूचित जाति का 21% है, आपका अनुसूचित जनजाति का 2% है, पिछड़ा वर्ग का 27% है, विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 5% है, सरकारी सेवकों, सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। इस पर बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ बट मेरी एज 50 वर्ष की नहीं है, तो क्या मुझे मिलेगा कोटा? नहीं, आपको नहीं मिलेगा कोटा। तो प्लीज़ ये क्लियरफाई करिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, ये उनके लिए है। जो सीनियर सिटीजनशिप में आते हैं तो ये उनके लिए है। तो आपको 5% का मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। Even you are working the government employee but you are not covering the 50 years, you cannot apply this quota. Is straightforward. Okay. अच्छा, उत्तर प्रदेश आवासन विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर पालिका, स्थानीय निकायों के जो कर्मचारी हैं उनको 2% का मिलेगा। जो भूतपूर्व सैनिक हैं डिफेंस से और या फिर उनके जो आश्रित हैं उनको 3% का मिलेगा। जो दिव्यांग जन हैं उनको हॉरिजॉन्टल 5% का मिलेगा। सामान्य श्रेणी का नहीं है कोई कोटा। वरिष्ठ नागरिक का यहाँ पे 10% का मिलेगा। ओके, तो ये आप यहाँ पे केयरफुली देखिए, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे फॉर्म में फिल आउट भी करना होगा अपना कैटेगरी, और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। और ध्यान रखिएगा, प्रमाण पत्र हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 6 महीने से पुराना प्रमाण पत्र मत लीजिए, नहीं तो कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। उन इश्यूज से बचने के लिए आप फ्रेश बनवा लीजिए, वो बेटर रहेगा प्रमाण पत्र। ये सिमिलर विधायक और सांसद का है, आप यहाँ पे रेफर कर लीजिए, पूरा डिटेल दिया हुआ है। और तब भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं बिल्कुल ये ट्राई करूँगा आंसर करने का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी जो विवरण है, अभी आप देखोगे यहाँ पे जो विवरण है तालिका 2, यहाँ पे उन्होंने सारे भूखंडों का नाम दिया हुआ है, उनका क्षेत्रफल बताया हुआ है, कितने भूखंड वहाँ पे हैं, क्या वहाँ पे राशि है, क्या कितना कॉस्ट है वर्ग मीटर पे, तो अनुमानित मूल्य कितना होगा भूखंडों का, लाख में दिया हुआ है। 10% का आपको पंजीकरण देना है, वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और आपका फ्री होल्ड चार्ज हो गया, वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और अवशेष भुगतान जो 75% का है वो मैं आगे कवर करूँगा, वो आपको 2 वर्ष में 8 त्रैमासिक किस्तों में दे करना होगा, और उसका जो ब्याज लगेगा वो 10% का ब्याज लगेगा। तो आप देख सकते हो सेक्टर 1 पे आपका ब्रह्मपुत्र इंक्लेव है, आपका सेक्टर 6, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10 सिप्रा, शिवम, सरयू, फिर सेक्टर 6, 3, 7, फिर शिवम, सरयू, इंद्रप्रस्थ, ऐसे करके सत्यम इंक्लेव, सरयू इंक्लेव, सेक्टर 6 ग्रेटर बरेली, सेक्टर 4 ग्रेटर बरेली, सेक्टर 3 कैलाश इंक्लेव। तो आपका जो सेक्टर 3 है ये गेटेड कॉलोनी है, सेक्टर 4 अनगेटेड कॉलोनी, वहाँ पे गेटेड कॉलोनी नहीं रहेगा, इसलिए उसका प्राइस कम है। यहाँ पे देख सकते हो 32,500 है, और सेक्टर 3 में 35,500 है। ओके, ये मैं सेक्टर वाइज कवर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में सेक्टर वाइज कवर करूँगा 1 बाई 1। अभी मैं बुकलेट कवर कर रहा हूँ जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा। आप प्लीज़ ये मेरा टेबल देखिए, इस टेबल को केयरफुली देखिए, और अपने मैं इसको फिर से शो करता हूँ यहाँ पे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं फिर से शो कर रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये कंप्लीट डिटेल्स है। इसके बाद चलते हैं, पंजीकरण का जो धनराशि है वो आपको HDFC बैंक में करना है। ये इनका खाता है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है खाता, और IFSC कोड भी मेंशन किया हुआ है। ये आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे BDA की वेबसाइट में तो आपको सेम डिटेल दिखेगी वहाँ पे HDFC की, आपको वही फिल आउट करना है। फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूजन है या वैलिडेट करना है
इसको प्रॉपर वैलिडेट करना है तो आप प्लीज़ एचडीएफसी में कॉल करिए, ये अकाउंट नंबर और ये आईएफएससी कोड उनसे वेरीफाई करिए, ये जो सिविल लाइन बरेली का है कि नहीं है, उसके बाद ही आप पेमेंट करिए। और जो पेमेंट है मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन करिए, तो उस दिशा में आपको सारा का सारा रिकॉर्ड रहता है। और अगर आपको ऑफलाइन भी करना है तो आप जाके सिविल लाइन्स में कर सकते हैं, ये इनका ऑफिस है। अच्छा, किस्तों का जो निर्धारण है वो जैसा कि मैंने कवर किया था प्राइसिंग सीट में, तो आपको 75% का जो कॉस्ट है भूखंडों का वो आपको 2 वर्ष में 8 त्रैमासिक किस्तों में जमा करना होगा। इस पे 10% का ब्याज लगेगा। ओके, मान के चलिए कि आपसे डिले हो जाता है या आप डिफ़ॉल्टर की उसमें पोजीशन में आ जाते हैं तो आपको 2% का अलग से ब्याज देना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 12% का ब्याज हो जाएगा। ओके, तो ये गौर करिएगा और कोशिश करिए कि टाइम से ही जमा करना है। भूखंडों का जो विवरण है और भुगतान पद्धति क्या है, तो इसमें देखिए कि जो भूखंड का अंतिम मूल्य होगा वो वास्तविक माप जो होगी उसके अनुसार किया जाएगा। ओके, और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं, उनको पंजीकरण धनराशि जो है वो केवल 50% धनराशि जमा करना है अभी के लिए। जैसे कि पंजीकरण धनराशि जो 10% देना है ना, तो आपको अभी 5% ही देना है, बाकी का 5% अभी नहीं देना है। बट वो आपको बाकी के आवंटन में एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आपका पंजीकरण धनराशि का जो अवशेष है 50% धनराशि है, वो आवंटन धनराशि जब आपको प्लॉट एलोकेट हो जाएगा तो आपको जितना भी बैलेंस कॉस्ट है उसमें ऐड करके देना पड़ेगा। ये केवल पंजीकरण रजिस्ट्रेशन धनराशि जो है उसमें केवल आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट क्या, आपको एक फैसिलिटी मिल रही है कि आपको 5% ही जमा करना है। ओके, आवंटन जो पत्र है, अगर मान के चलिए आपको प्लॉट एलोकेट हो गया है तो 1 माह के अंदर ही आपको आवंटन धनराशि जमा करनी है। ओके, अवशेष धनराशि का भुगतान किस्तों में कर सकते हैं या फिर एक मुश्त भी कर सकते हैं। किसी के पास अगर वन टाइम पेमेंट है आप वो कर दो, और अगर किसी को किस्त से लेना है तो आप उससे भी कर सकते हो। ओके, और इसमें जो 75% का जो धनराशि है वो आपको 2 महीने की पीरियड में ही जमा करना है। ये सिमिलर टू LDA है, LDA ने भी सेम रूल रखा हुआ है, वैसा ही सेम रूल BDA ने रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, देय धनराशि का भुगतान आप ऑफलाइन, ऑनलाइन, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स, RTGS के थ्रू कर सकते हो। ओके, कॉर्नर भूखंड जो हैं उसमें आपको 10% का अतिरिक्त, जिसको PLC चार्ज कहते हैं, वो आपको देना होगा। और ये जो धनराशि है ये आपको मूल धनराशि के साथ साथ कॉर्नर शुल्क पर भी फ्री होल्ड दे होगा। तो ये गौर करिएगा, ये आपका जितना भी बेस अमाउंट हो रहा है, जैसे मैं कि मान के चलिए आपको 32,000 का प्राइसिंग है या 35,000 का प्राइसिंग है, तो उस पर आप ये 10% का ऐड कर लीजिए एज अ सेफ एंड साइड, और 12% का फ्री होल्ड चार्ज भी कवर कर लीजिए एज अ सेफ एंड साइड। फिर जाके आप डिसीजन लीजिए कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, तो इसमें आपका फाइनेंशियली आपका जो गोल रहेगा वो सेट रहेगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आवंटित परिसमिति के क्षेत्रफल का अंतिम सत्यापन में यदि कोई अंतर है तो उसे आवंटी को स्वीकार करेगा। संबंधी भूखंडों के मूल्य पे कॉर्नर पे स्थित संपत्तियों में दे अतिरिक्त 10% धनराशि इसमें सम्मिलित नहीं है, वो भी उनको सम्मिलित करके दे करना होगा। ओके, तो मान के चलिए कि आवंटन संपत्ति के क्षेत्रफल में 10% तक वृद्धि होने की दशा में बढ़े हुए क्षेत्रफल की गणना आवंटित दर से की जाएगी, तथा 10% से अधिक वृद्धि होने की दशा में 10% से अधिक क्षेत्रफल की दर वर्तमान सेक्टर के प्रचलित दर से की जाएगी। तो इसको प्रॉपर समझ लीजिएगा। भूखंड का क्षेत्रफल 10% से अधिक बढ़ने की दशा में आवंटी संपत्ति लेने का इच्छुक ना हो, मान के चलो कि आपको लगता है कि नहीं ये तो 10% से ज़्यादा हो रहा है क्षेत्रफल, अब मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, मैं इतना अमाउंट नहीं एडजस्ट कर सकता, तो आपको लिखित में देना होगा कि मैं ये नहीं लेना चाहता हूँ। तो आपने जितना भी धनराशि जमा किया होगा पंजीकरण के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो आपको वापस हो जाएगा, उसमें कोई कट नहीं होगा। ओके, वो आपको बिना ब्याज के वापस कर देंगे। और इसमें एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा, आवंटन के पश्चात आवंटन धनराशि अगर विलंब होती है तो उस दशा में आपको 12% का ब्याज दर देना होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हाईलाइट पॉइंट पे। भूखंड की जो रजिस्ट्री है वो आपको संपूर्ण जमा धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क दे होगा। तो उसमें आपको पूरा स्टाम्प शुल्क का भी चार्जेस देना पड़ेगा आपको। और जो आवंटन है, मान के चलिए कि आवंटन आपका असफल हो गया,
ओके, लॉटरी निकली, लॉटरी में आपका नाम नहीं निकला, तो ये सेम रूल है कि आपको 3 महीने के अंदर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। जो भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दिया होगा फॉर्म में भरकर बैंक को, तो वो जिस बैंक की डिटेल आपने दी होगी उसमें आपको 3 महीने में वो आपको वापस कर देंगे उसका अमाउंट। ओके। अच्छा, एक कमेंट और आता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है कि हम 2 लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या। ये एलडीए में भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसको आनंद नगर योजना के बारे में रेफर करना है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने कमेंट रीड किया था कई सारे यूजर्स का कि सर हम 2 अप्लाई कर सकते हैं क्या एक ही परिवार से। तो देखिए, वो आप ना एलडीए में कर सकते हैं ना आप बीडीए में कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपने कर भी दिया तो एट द एंड आपको एक ही मिलेगा और दूसरे का आपका 25% का कॉस्ट कट हो जाएगा। तो ये आपके लिए नॉन बेनिफिशियल है, आपके लिए रिस्क है। तो आप कोशिश करिए कि आप एक ही लोग अप्लाई करिए एक फैमिली से, और उसमें उस हिसाब में आपको कोई भी फाइन चार्जेस नहीं लगेगा, आपका अमाउंट भी कट नहीं होगा। तो एक फैमिली से एक ही अप्लाई कर सकता है, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो। ओके। फ्री होल्ड चार्ज जो है आपका 12% का है, मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। और जो भूखंड का जो कब्जा है, यहाँ पे देखोगे आपका जो भूखंडों का जो कब्जा है वो आपका आवंटियों द्वारा भूखंड का संपूर्ण मूल्य, और जो रेरा का जो टाइमलाइन है वो मैं रेरा का भी कवर करूँगा आरसी पे, जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात आएगी उस वीडियो में कवर करूँगा कि उनका क्या डिटेल्स है। रेरा का मेरे समझ में 5 साल का होता है, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 7 ईयर्स। तो मैं वो चेक करके भी बताऊंगा आप लोगों को। तो जो रेरा का जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही अगर सारे काम हो गए बीडीए की तरफ से तभी आपकी रजिस्ट्री होगी वहाँ पे और कब्जा दिया जाएगा। ओके। अच्छा, कब्जा लेने के बाद भी अगर आप भूमि का प्राधिकरण सूचित अवधि में भूखंड का कब्जा नहीं लेते हो आवंटी को, तो आपको चौकीदारी का शुल्क देना होगा 300 रुपये का। तो ये वहाँ पे आपका पर ईयर 3600 जाएगा, ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और इसमें एक मेंशन और भी किया हुआ है, भूखंड पर जब भवन निर्माण होता है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, भूखंड पर जब भवन निर्माण होता है तो वो कब्जा लेने के बाद आपको 5 वर्ष के अंदर ही आपको निर्माण करना पड़ेगा। ओके। ये एलडीए में भी मैंने देखा था, अगर आप उस पर निर्माण नहीं करते हो तो आपको दंड शुल्क लगेगा। एलडीए ने तो अपना प्रॉपर बताया हुआ है कि आपका 25 रुपये का, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन किया था। बट यहाँ पे बरेली डेवलपमेंट में अभी डिफाइन नहीं किया है कि कितना दंड शुल्क रहेगा। बट आप मान के चलिए कि ये आपका 15 रुपये से 30 रुपये के बीच में हो सकता है स्क्वायर फीट में। ओके। और इसमें कुछ लोगों को कमेंट आता है कि सर हम लोन ले सकते हैं क्या बाद में, भूखंड को किसी बैंक में होम लोन का प्रावधान कर सकते हैं क्या। तो ये आप कर सकते हो, जब आपको एनओसी मिल जाएगी प्राधिकरण की तरफ से तो उस एनओसी को दिखा के, मूल प्रति को दिखा के आप ऋण ले सकते हो, लोन ले सकते हो। अच्छा, इन केस अगर आवंटी की मृत्यु हो जाती है किसी भी दशा में तो वो उसके वारिस में चला जाएगा, जो भी उसका उत्तराधिकारी रहेगा उसमें उसका नाम बाय डिफॉल्ट हस्तांतरित ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। अच्छा, पंजीकरण का जो निरस्तीकरण है, यदि मान के चलो कि कोई पंजीकरण आवेदक धनराशि आवंटन से पूर्व वापस लेना चाहता है, पंजीकरण धनराशि आवंटन से पूर्व। ओके। आपका लॉटरी नहीं निकला है, आप लॉटरी से पहले आपका माइंड चेंज हो गया कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और मैंने जो भी पेमेंट किया है मुझे वापस चाहिए। ओके। तो आपको ये प्राधिकरण कार्यालय में आपको देना होगा, एक प्रार्थना पत्र देना होगा लिखित में कि आपको लॉटरी डा से पहले ये आपको रिजेक्ट करना है या आपको प्रोसीड नहीं करना है। तो उस केसेस में वो आपको अमाउंट वापस कर देंगे। और कोई भी आवंटक आवेदन न होने के पश्चात, अच्छा ये दूसरा नियम है, यदि कोई आवेदक आवंटन न होने के पश्चात अपना भूखंड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है। ओके। मान के चलिए कि आपको प्लॉट एलोकेट हो गया, आप उसके बाद रिजेक्ट करना चाहते हो तो उस केसेस में आपका 25% का कॉस्ट कटेगा। जो भी अमाउंट आपने पंजीकरण में दिया था 10% या 5%, उसका 25% काट के वापस कर देंगे। ओके। अच्छा, पंजीकरण का धनराशि जो है वो 1 वर्ष से अधिक समय तक अगर प्राधिकरण में जमा रहता है तो बैंक फिर आपको साधारण ब्याज की दर से ब्याज दर भी देगा वहाँ पे। वैसे होता नहीं है 1 साल तक, ये उन्होंने मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, बट जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो 3 महीने में ही आपको रिफंड कर देना चाहिए उनको। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है,
कर आदि की देयता में देखेंगे आप आवंटित विद्युत कनेक्शन, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रहेगा, वाटर कनेक्शन रहेगा, सीवर कनेक्शन रहेगा, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। बीडीए के ऑफिस से खुद से जाके ये अपने खर्चे पे आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ भी नोट करिएगा। अच्छा, आवेदन करना कैसे है, तो देखिए दो तरीके हैं। एक, या तो आप ऑफिस में जाइए, जो उन्होंने सिविल लाइंस बरेली का जो दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप बैंक में जाके कर सकते हैं, आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ आवेदन प्राप्त करके आप जमा कर सकते हैं सिविल बरेली में। ओके, या फिर दूसरा क्या है कि आप bdainfo.org पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप बुकलेट डाउनलोड करिए और फिर आप उसको अप्लाई करिए फॉर्म को। अप्लीकेशन के टाइम पे आपका 590 रुपीज़ डिडक्ट होगा, 590 रुपये का डिडक्ट, जो नॉन रिफंडेबल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 590 रुपीज़ इज़ नॉन रिफंडेबल। ओके, तो आप लोगों को ये डिटेल्स गो थ्रू करना है। सबसे पहले आप पहले पूरा विवरण देखिए इस बुकलेट में जो मैंने शेयर किया है, फिर आप डिसीजन लीजिए, नहीं तो आपको 590 रुपीज़ चला जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें क्या क्या है देखिए, विवरण पुस्तिका में क्या क्या है जो आपको अप्लाई करना है। एक तो आपका जो पंजीकरण का जो शुल्क है 590 रुपीज़ वो, और आपका 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है, नोटरी द्वारा आप इसको सत्यापित करा सकते हैं। आपके जो नियरेस्ट नोटरी जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे जाके, या किसी वकील से करा सकते हैं, या आजकल जो जन सेवा केंद्र खुले हुए हैं वहाँ पे भी ये ऑप्शन है, वहाँ पे जाके भी आप करा सकते हो। ओके, ये आपको डिटेल करना है। आधार कार्ड की आपकी सेल्फ सिग्नेचर वाला भी आपको अपलोड करना है। और अगर आप किसी कोटा में आते हैं, जो भी कैटेगरी मैंने दिखाई थी, रिजर्व कैटेगरी जो दिखाई थी कास्ट के लिए, डिफेंस के लिए, तो उस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ओके, तो ये आप चीज़ रिफर करिएगा। अच्छा, इसमें जो भूखंडों का जो उपयोग है वो आप, मैंने कुछ कमेंट्स आए थे एलडी वाले में कि सर हम उसको कमर्शियल यूज कर सकते हैं क्या, तो ये जो बीडीए ने ही बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, वो यहाँ पे क्लियर नहीं था एलडी वाले में, कि यह ये जो है आवासीय प्रयोजन के लिए ही है। ओके, आप इसको रेजिडेंशियल पर्पज से ही यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कोई कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करना है वहाँ पे। ओके, और जो कब्जा मिल जाएगा उसके बाद आपका जो मैप रहेगा वो भी आपको ऑनलाइन अप्रूव कराना होगा ऑफिस से, तो ये भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, और देखिए कुछ लोगों ने बोला था कि सर एफिडेविट भी करिए ये वीडियोस में, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर का जो एफिडेविट का परफॉर्मा है वो कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उसको अपना नाम डालना है, अपने पिता या पति का नाम डालना है, और क्या आपका व्यवसाय है, आयु एंड आपका पूर्ण पता, फिर आपको इसको सत्यापित कराना होगा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। देखिए 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नोटरी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करा के आपको ये शपथ पत्र अपलोड करना होगा ऑनलाइन, या फिर आप अगर फिजिकली सबमिट करना चाहते हो तो आप फिजिकली भी सबमिट कर सकते हो। ओके, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मैं एल डी ए और जो भी रेरा अप्रूव प्लॉट्स हैं उनके लिए ही मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारी ऑथेंटिक जानकारियाँ हैं, और इसमें क्या रहता है, आप सेफ एंड साइड रहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कुछ कमेंट रहता है, कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको ट्राई करूँगा आंसर करने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, बाय बाय।